हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। ये हमारा पंचकर्म का पार्ट 2 लेक्चर है, जिसके अंदर हम CCIM सिलेबस वाइज एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इस पूरी सीरीज़ में हम CCIM सिलेबस वाइज एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं सिलेबस को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पर पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे ये पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन टू द पंचकर्मा, पंचकर्मा एंड साधना, इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, ये पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे त्रिविध कर्म की। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसमें पूर्व, प्रधान और पश्चात कर्म हमें देखना है इन रिलेशन टू द इनका शोधन से क्या रिलेशन है, ठीक है। वही पंचकर्म से क्या रिलेशन है, पूर्व कर्म, पश्चात कर्म और प्रधान कर्म अपने आप में इनका पंचकर्म या शोधन से क्या रिलेशन होता है और इनका क्या महत्व होता है, क्यों हम इन्हें करते हैं, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो इसे बहुत ही प्रैक्टिकली आप लेंगे तो बहुत अच्छा है। इस टेबल के माध्यम से मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, बहुत शॉर्ट में ये पूरा चीज़ आपको बता दूंगा कि त्रिविध कर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 3 कर्म बताए गए हैं। त्रि से मतलब 3, विध से मतलब प्रकार और कर्म से मतलब कार्य जो हम करते हैं, यानी ट्रीटमेंट। तो 3 तरह के कर्म बताए गए हैं जो करने चाहिए, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो प्रधान कर्म का जानिए कि जो प्रधान होता है, यानी पंचकर्म की बात करी गई है। आचार्य शुश्रुत ने कहा है वमन, विरेचन, वस्ति, नश्य, रक्त मोक्षण, ये 5 बताए हैं कि भाई ये 5 पंचकर्म होते हैं। लेकिन आचार्य चरक की जब बात करूं तो वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन, नश्य, ये 5 उन्होंने कहा है, ठीक है। तो कुल मिला के 5 जो होते हैं वो पंचकर्म होते हैं और जिन्हें प्रधान कर्म भी कहा जाता है। अब प्रधान कर्म से पहले जो कर्म किए जाते हैं वो पूर्व कर्म है बॉडी के ऊपर, और प्रधान कर्म के पश्चात जो कर्म किए जाते हैं वो पश्चात कर्म है, ठीक है। अब पूर्व कर्म के बारे में पढ़ेंगे, पश्चात कर्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रधान कर्म के बारे में पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पूर्व कर्म के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, पूर्व कर्म, तो जिस व्यक्ति का हमें शोधन कराना है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में शोधन कराने से पहले या पंचकर्म कराने से पहले कुछ कर्म किए जाते हैं, वो पूर्व कर्म है। अब ये 3 प्रकार से हो सकते हैं, उसे दीपन पाचन दिया जाए, स्नेहन दिया जाए, स्वेदन दिया जाए। तो ये 3 तरह से हो सकते हैं। अब दीपन पाचन क्या है, कभी कभी क्या होता है, दीपन पाचन के अंतर्गत कभी कभी क्या होता है, शरीर के अंदर हमारी जठराग्नि मंद पड़ गई है, या फिर क्या हुआ है, आम का सही से पाचन नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर। आम क्या होता है, वो सड़ा गला आहार जो बॉडी के अंदर पड़ा रहता है, पचता नहीं है और वो सड़ जाता है, टॉक्सिन बिजने बोल सकते हो आप, तो उसे आम बोलते। तो उसका पाचन नहीं हो पाता है, तो वो शरीर के अंदर सड़ता रहता है। तो उसका पाचन करने के लिए और अग्नि को बढ़ाने के लिए, जठराग्नि को बढ़ाने के लिए हम दीपन पाचन औषधियाँ देते हैं, या दीपन पाचन कर्म करते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं दीपन पाचन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्नेहन पे। तो स्नेह का प्रयोग करके, ठीक है, हम स्नेहन कर्म करते हैं। अब स्नेह क्या होता है, देखो जो स्नेह होता है, जो स्नेहित करे बॉडी को, मतलब स्नेह से मतलब है ऑयलीनेस, ठीक है, ऑयलीनेस दे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये 4 उत्तम स्नेह बताए हैं, 4 उत्तम स्नेह बताए हैं, ठीक है। और इनका प्रयोग हम बाह्य भी करते हैं, यानी अंदर पिला देते हैं इन्हें, और बाहर और मतलब अभ्यंतर भी करते हैं और बाह्य भी करते हैं। तो अंदर पिला के भी करते हैं और बाहर शरीर पे लगा के भी, दोनों तरीके से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी को तो क्या करते हैं, केवल स्नेह पिला देते हैं, लेकिन किसी को क्या करते हैं, भात वगैरह, जैसे कुछ चावल वगैरह आप बना रहे हैं, भात बना रहे हैं, दलिया वगैरह बना करके उसमें भी आप घी वगैरह ये डाल के, जो भी है स्नेह है डाल के उसे पिला देते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये किसी को डायरेक्ट घी भी पिला देते हैं, ठीक है। बाह्य प्रयोग में तेल और अन्य स्नेह के द्वारा अभ्यंग आदि कर्म किए जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई है। तो जब बाह्य की बात कर रहा हूँ तो बाहर से हम अभ्यंग वगैरह करते हैं, शरीर की मालिश वगैरह करते हैं। लेकिन जब अभ्यंतर की बात कर रहा हूँ, अभ्यंतर अंदर यहाँ पे घी पिलाना या भात वगैरह में घी मिला के पिला देना, वो चीज़ होती है। फिर आते हैं हम स्वेदन की तरफ। स्वेदन के मतलब ही होता है पसीना निकालना, पसीना दिलाना, ठीक है। तो बॉडी को
यहाँ पे स्वेदित करना। तो स्वेदन भी साग्निय निराग्निय दो प्रकार से हो सकते हैं। साग्निय मतलब अग्नि के संयोग से, निराग्निय बिना अग्नि के। अब साग्निय कैसे हो सकता है, देखो निराग्निय कैसे हो सकता है। अब अग्नि में तपा देते हैं सबसे पहले, यहाँ पर शंकर, प्रस्तर, नाड़ी, जैंताक आदि 13 प्रकार के जो स्वेद होते हैं, स्वेदन होते हैं, ये साग्निय स्वेदन कहे जाते हैं। 13 प्रकार के होते हैं टोटल। साग्निय मतलब अग्नि में तपाना, ऐसा नहीं है कि अग्नि के सामने बिठा जाता, अलग अलग तरीक़ों से वो किया जाता है, ठीक है। निराग्निय स्वेद में क्या कराया जाता है, व्यायाम कराया जाता है। उष्ण सदन यानी गरम गरम कक्ष में रखा जाता है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो। रजाई ओढ़ा दी देती है जाती है। गुरु प्रवाहन से बोलते हैं, गुस्सा दिलाया जाता है, ठीक है। इस तरह से उपाय किए जाते हैं, इससे बोलते हैं हम निराग्निय स्वेद। नेक्स्ट चलते हैं प्रधान कर्म की ओर। तो पूर्व कर्म कंप्लीट होता, प्रधान कर्म की ओर चलते हैं। प्रधान कर्म क्या है, पंचकर्मा है। पंचकर्म के एक चैप्टर आगे आप पढ़ेंगे। वमन, विरेचन, मस्ती, सब चीज़ें आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नश्य, रक्तम, मोक्षण, सब कुछ A to Z। तो इसे हम अभी बाद के लिए रख देते हैं। अभी बस इतना जान लीजिए कि जो प्रधान कर्म होता है वो पंचकर्मा होता है। उसके बाद आते हैं पश्चात कर्म पे। पश्चात कर्म में क्या होता है कि जब हम पंचकर्म कंप्लीट हो जाता है, तो पंचकर्म कंप्लीट होने के बाद शरीर की जो अग्नि होती है और जो शरीर का बल होता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। मतलब शरीर की अग्नि मंद हो जाती है, ठीक है, और शरीर कमज़ोर थोड़ा फील होता है। तो उसको मतलब अग्नि को बढ़ाने के लिए और शरीर को बलवान बनाने के लिए तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे उन्हें प्राकृत अवस्था में लाने के लिए क्या किया जाता है, पश्चात कर्म वहाँ पे किया जाता है। तो पश्चात कर्म में भी संसर्जन कर्म आ जाता है। रसायन वाजीकरण का प्रयोग करते हैं ताकि बॉडी में ताकत आए, ठीक है। संसर्जन कर्म भी ताकत लाता है। साथ ही समन कर्म किया जाता है, मतलब कुछ दोष थोड़ा बहुत अगर शेष रह गया हो वहाँ पे तो वो समन चिकित्सा से या समन प्रयोग से वहाँ पे शांत हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। फिर हम पढ़ते हैं अब कि भाई संसर्जन कर्म क्या है। देखो क्या होता है कि पंचकर्म के द्वारा जब शोधन किसी का हम करते हैं तो क्या हो गया, वहाँ पे जठराग्नि वहाँ पे उसकी दुर्बल हो गई। आहार का पाचन करने में वो असमर्थ हो गई। जठर की जो अग्नि है आहार को पचा नहीं पा रही है। तो उस टाइम पे हम उस अग्नि को बढ़ाने के लिए, वर्धन करने के लिए कुछ आहार देते हैं, और वो आहार लघु से गुरु की ओर उसकी कल्पना होती है। जैसे सबसे पहले पेया, विलेपी, यूस, मांसरस, आगे इनके बारे में सब पढ़ोगे। तो इस तरह से हम देते हैं, लघु आहार देते हैं, फिर लघु से गुरु की ओर चलते हैं। गुरु आहार देते भारी आहार, तो हल्के आहार से भारी आहार की ओर चलते हैं। और ये कर्म से ये उत्तम, मध्यम और आवर शुद्धि के अनुसार यहाँ पे किया जाता है ये कर्म, ठीक है। ये आहार दिया जाता है, इसे बोलते हैं संसर्जन कर्म। इसके बारे में अगले चैप्टर्स में हम डिटेल में इसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। अभी बस एक माइंड सेटअप कीजिए कि ये चीज़ें इस पंचकर्म के अंदर हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग है। एकदम से आप सारी चीज़ें ना सीखें तो ही बेटर होगा, एकदम से नहीं सीख सकते हो सारी चीज़ें। फिर है रसायन आदि कर्म। तो रसायन आदि कर्म में यदि किसी व्यक्ति का शोधन रसायन या वाजीकरण औषध सेवन करने के लिए किया गया हो तो उस व्यक्ति को हम संसर्जन कर्म के पश्चात यहाँ पे रसायन और वाजीकरण औषधियों देते हैं। अब क्या होता है कि जब आप रसायन और वाजीकरण औषधियों का सेवन करते हैं तो उन्हें डायरेक्ट सेवन नहीं करना चाहिए। बताया जाता है कि उससे पहले आपको पंचकर्म करा लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप रसायन वाजीकरण औषध का सेवन करने के लिए आपने पंचकर्म कराया है तो फिर आपको उसके पश्चात में संसर्जन कर्म कराना चाहिए, ताकि थोड़ा ये शरीर ग्रोथ करे, थोड़ी वृद्धि हो, जठराग्नि आपकी बढ़ जाए। उसके बाद आप रसायन वाजीकरण का प्रयोग यहाँ पे, औषध का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम समन चिकित्सा पे। तो समन चिकित्सा में क्या है कि रोगी को संसर्जन कर्म के पश्चात रोग के अनुसार रोगनाशक औषधियाँ देनी चाहिए,
कि किसी को कोई भी रोग था वो पंचकर्म कराया, उसके बाद संसर्जन कर्म कराया, उसके बाद उसे वो मेडिसिन दे देंगे हम, ताकि जो बचे हुए दोष है वो सब समाप्त हो जाए, शांत हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब उसके बाद रोग की कोई गुंजाइश ही ना हो। ठीक है, तो ये था त्रिविध कर्म। आगे मैं बता देता हूँ इसका इम्पोर्टेंस। तो भाई ऐसा कहा गया कि यहाँ पे देखिए पूर्व कर्म हम क्यों कराते हैं शरीर के अंदर, तो दीपन, पाचन और स्नेहन और स्वेदन क्यों कराते हैं, ताकि जो दोष शरीर में है, स्नेहन और स्वेदन कराने के बाद दीपन पाचन का तो आप जान ही गए होंगे, जठराग्नि बढ़ जाती है, आम का पाचन हो जाता है। और स्नेहन और स्वेदन में क्या होता है कि स्नेहन और स्वेदन के द्वारा जो दोष है वो पिघल जाते हैं। ठीक है, और पिघलने के बाद वो शाखा यानी हाथ पैर वगैरह वगैरह जहाँ पे भी में सिचुएटेड है वहाँ से सीधा डायरेक्ट आपके एब्डोमेन यानी कोष्ठ में आ जाते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंट, ये इसीलिए हम स्नेहन और स्वेदन या पूर्व कर्म कराते हैं, ताकि वो एब्डोमेन में आ जाए। उसके बाद पूर्व कर्म से हम उसे निकटतम मार्ग से बाहर निकाल देंगे। फिर आता है यहाँ पे पश्चात कर्म क्यों कराते हैं। तो भाई इसका क्या महत्व होता है। अब जब हमारी जठराग्नि मंद पड़ गई है, हमारा शरीर का बल मंद पड़ गया, कम हो गया है, तो उसे वापस पाने के लिए या कुछ हल्के फुल्के दोष वहाँ पे बाकी रह जाते हों तो उन्हें वापस दोषों का साम्यता स्थापित करने के लिए हम फिर वहाँ पे पश्चात कर्म करते हैं, अपने शरीर की जठराग्नि को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से इन तीनों का यूज होता है। और पंचकर्म का क्या महत्व होता है। पंचकर्म जनरली शोधन का ही प्रकार है। तो यहाँ पे पंचकर्म को कहा गया कि भाई आपके शरीर में बढ़े हुए दोषों को निकालने के लिए, वो आप परिभाषा से इसका समझ सकते हैं, दोषों को बाहर निकाल देते हैं, रोग को नाश कर देते हैं। तो ये होता है प्रधान कर्म। तो तीनों के इम्पोर्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम रेगुलर यहाँ पे लेक्चर लेंगे, डेली टू डेली पंचकर्म के डेली यहाँ पे लेक्चर होंगे। द नेक्स्ट पार्ट विल बी कंटिन्यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टुमारो। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।